नमस्कार साथियों, मैं सौ कुमार लोचिप चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियम अपन पढ़ चुके हैं और उससे आगे जो नियम पढ़ेंगे वो है मित्रों, देखो, इससे पहले वाली जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने एक तो च वाला पढ़ा था, एक जय का द्वित्व पढ़ा था और लय का द्वित्व पढ़ा था। ये तीनों नियम अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जहां भी च का द्वित्व आ जाए, जहां भी जय का द्वित्व आ जाए, जहां भी लय का द्वित्व आ जाए, यानी लय वर्ण दो बार आना चाहिए, एक बार पहली बार आधा, दूसरी बार पूरा, तो व्यंजन संधि होगी। पहला जो लय है उसको तय में बदलना है, बाकी कुछ नहीं करना। जिस शब्द में दो बार जय आ जाए, पहली बार आधा दूसरी बार पूरा, या दोनों बार आधा आ सकता है, तो पहला जो आधा जय है उसको तय में बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। दो बार च आ जाए, पहला च आधा दूसरा च पूरा, तो पहला जो च है उसको किस में बदलेंगे? तय में बदलेंगे। ये नियम इससे पिछली कक्षा में अपन पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना नियम होगा मित्रों, वो नियम है, देखो नियम है, यदि तय वर्ण है और तय वर्ण के बाद में आपको तय या ठ, इन दोनों में से कोई भी एक दिखाई दे, या तो तय दिखाई दे या क्या दिखाई दे, तय ठ दिखाई दे, तो ध्यान दें, संधि करते समय जो तय वर्ण है इसको किसका आदेश होगा? ट का आदेश होगा। किसका आदेश होगा? ट का आदेश होगा। इसी का दूसरा क्या बनता है? इसी का दूसरा बनता है, तय के बाद जब ड वर्ण आए तो संधि करते समय भी तय को किसका आदेश होगा? ड का आदेश होगा। ये दोनों नियम तय वर्ग से संबंधित हैं। जब संधि विच्छेद दिया हुआ होगा तब तो तय वर्ण आएगा प्रथम पद का, अंतिम वर्ण दोनों में ही। द्वितीय पद का जो अंतिम वर्ण होगा या तो ट होगा या ठ होगा, तब तो तय को किसका आदेश कर देंगे? ट का। और यदि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ड है तो उसको किसका आदेश कर देंगे? ड का आदेश कर देंगे। अब बात आती है कि सर कैसे पहचाने, संधि युक्त शब्द में कैसे पहचाने कि यही नियम लागू होगा? तो संधि युक्त शब्द में ये वाली स्थिति होनी चाहिए। किसी भी संधि युक्त शब्द में यदि ट दो बार आ रहा है, पहली बार आधा दूसरी बार पूरा, व्यंजन संधि होगी और यही नियम लागू होगा। ध्यान रखें, व्यंजन संधि होगी और यही नियम लागू होगा। अगर किसी में ट ठ ये वाली स्थिति आ रही है किसी भी शब्द में, तो भी यही नियम लागू होगा और व्यंजन संधि होगी उसमें। अगर किसी शब्द में ये वाली स्थिति है, ड वर्ण के द्वित्व का प्रयोग हो रहा है, पहली बार ड डमरू वाला ड आधा आ रहा है, दूसरी बार क्या आ रहा है? पूरा आ रहा है, तो व्यंजन संधि होगी। जो आधा ड है उसको किस में बदल देंगे? तय में बदल देंगे, और बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उदाहरणों के द्वारा समझिए अब इसको। जैसे आपके सामने उदाहरण है तत् प्लस टीका, यानी तत् धन टीका, ये संधि विच्छेद दिया हुआ है। तो संधि विच्छेद में देखो, तत् धन टीका, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय है, देखो तय आ रहा है इसमें, तय के बाद में ट आ जाए, संधि करते समय तय को किसका आदेश होगा? ट का आदेश होगा। यानी ये जो तय है इसको किसका आदेश हो जाएगा? ट का, और ये क्या बन जाएगा? तट्टिका। अब इस शब्द में देखो, ट वर्ण दो बार आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। पहली बार आधा है और दूसरी बार क्या आ रहा है? पूरा आ रहा है। कहने का मतलब
टै वर्ण के द्वित्व का प्रयोग हुआ है। जब भी टै वर्ग के द्वित्व का टै वर्ग के टै वर्ण के वर्ग नहीं टै वर्ण के द्वित्व का प्रयोग होगा तो व्यंजन संधि और यही नियम लागू होगा। जैसे और उदाहरण देखें, आपके सामने उदाहरण है मट्टी का, उदाहरण है मट्टी का। भाई इस शब्द में अपन कैसे पहचाने कि व्यंजन संधि है? गुरुजी में स्वर संधि की प्रायिकता कहे होना। अरे स्वर संधि की प्रायिकता इसलिए नहीं है कि इसमें टै 2 बार आ रहा है। अभी तक ऐसा कोई नियम अपन ने नहीं पढ़ा है कि जहां टै वर्ण 2 बार आ रहा हो। यही नियम ऐसा है जिसमें बताया गया है आपको कि टै वर्ण 2 बार आए तो पहला जो टै आधा आ रहा है उसको तय में बदल देना, बाकी कोई परिवर्तन मत करना। अरे जो मट्टी का है, इस मट्टी का को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो बोलो टै वर्ण 2 बार आया या नहीं आया? तो जो आधा टै है वो किस में बदलेगा? तय में। संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? मत प्लस यानी मत धन टीका, हो गया संधि विच्छेद। डै से संबंधित उदाहरण देखें। डै से संबंधित देखो आपके सामने उदाहरण है उत प्लस डयन। क्या उदाहरण है? उत प्लस डयन। बोलो तय के बाद में डै, डै आ रहा है, तय के बाद में आ रहा है डै, तो तय को किसका आदेश हुआ? डै का आदेश हुआ। यानी कि इस तय को किसका आदेश हुआ? डै का आदेश हुआ। और ये क्या बन गया? उड्डयन। क्या बन गया? उड्डयन। हो गया यानी संधि हो गई। अब मूल शब्द में देखो डै 2 बार आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब यही संधि का नियम लागू होगा। जैसे आपके सामने उदाहरण है भव डमरू। क्या उदाहरण है? भव डमरू। डै 2 बार आ रहा है, डमरू वाला डै। पहली बार आधा है, दूसरी बार पूरा है। पहले डै को किस में बदल देंगे? तय में बदल देंगे। क्या हो जाएगा? भवत प्लस यानी भवत धन डमरू। हो गया संधि विच्छेद। हो गया ना? यही याद रखना है। अब मित्रों इसके बाद में जो अगला नियम आता है वो अगला नियम आपको देखो किस प्रकार से याद रखना है। एक तो संधि युक्त शब्द में क्या स्थिति आएगी, संधि विच्छेद में क्या स्थिति आएगी। देखो जो संधि विच्छेद अपने सामने दिया हुआ होगा उसमें तो स्थिति होगी तय धन तालव्य से, ये वाली स्थिति होगी। यानी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? तय वर्ण होना चाहिए, तख्ती वाला तय होना चाहिए। और द्वितीय पद जो है, द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? तालव्य स होना चाहिए। जब भी ऐसी स्थिति कहीं भी आपके सामने आ जाए तो संधि करते समय ये जो तय है इसको किसका आदेश करेंगे? चय का। तय को किसका आदेश कर देंगे? चय का। और तालव्य जो स है इसको किसका आदेश हो जाएगा? छ का, छतरी वाले छ का। तो नियम क्या बना? नियम बन गया जब तय के बाद तालव्य स आए तो तय को चय का तथा तालव्य स को छ का आदेश होता है। क्या बना नियम? देखो नियम बना जब तय के बाद तालव्य स आए तो तालव्य स आए तो संधि करते समय तय को
चैका तथा तालव्य स को छ का आदेश होता है। आदेश होता है। देखो भाई नियम मैंने लिखा, तय के बाद तालव्य स आए तो देखो तय के बाद तालव्य स आए तो संधि करते समय तय को यानी इस तय को चय का आदेश, यानी इस तय को किसका आदेश, चय का आदेश, तथा तालव्य स को छ का आदेश होता है। इस तालव्य स को किसका आदेश होता है, छ का आदेश होता है। इस नियम के अनुसार आप सूत्र बना भी सकते हैं। कैसे, तय आए, ये लो जी तय आए, धन चिन्ह, तालव्य स आए तो संधि करते समय तय को छ तथा तालव्य स को छ आदेश होता है। दोनों बातें एक ही हैं। ये तो बात हुई संधि विच्छेद की। अब जब संधि युक्त शब्द दिया हुआ आ जाए तब कैसे याद करें इसको, कैसे उस शब्द में पहचाने कि यही नियम अपन को लगाना है, उसमें व्यंजन संधि ही होगी। तो ध्यान दें, ये वाली जो स्थिति है, ये स्थिति तो होगी संधि विच्छेद में, और ये वाली जो स्थिति है, ये स्थिति होगी संधि युक्त शब्द में, ये स्थिति संधि युक्त शब्द में होगी। तो कहने का मतलब किसी भी शब्द में च छ ये वाली स्थिति आ रही है, कोई भी शब्द आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है और उसमें यदि च के बाद में छ वर्ण आ रहा है, व्यंजन संधि है और यही नियम लागू होगा। व्यंजन संधि होगी और यही नियम लागू होगा। कैसे, देखो मैंने नियम को क्या लिखा भाई, मैंने नियम को लिखा तय धन स तय को च का आदेश और स को छ का आदेश, यही तो है नियम। अब मैंने आपको संधि युक्त शब्द में ये वाली स्थिति बताई, संधि युक्त शब्द में ये वाली स्थिति होगी। कैसा भी उदाहरण आ जाए आपके सामने, अगर किसी उदाहरण में किसी भी शब्द में च के बाद में छतरी वाला छ आ रहा है, यही नियम लागू होगा और उसका इस नियम के अनुसार ही संधि विच्छेद होगा। क्या करेंगे संधि विच्छेद करते समय, जो आधा च आ रहा है उस आधे च को तय में बदल देंगे, तख्ती वाले तय में बदल देंगे। फिर उसके बाद में जो छ वर्ण है, छतरी वाला जो छ है, उसको तालव्य स में बदल देंगे, यानी इस छ को तो तय में बदलेंगे, इस छ को स में बदलेंगे, संधि विच्छेद हो जाएगा आपके सामने। जैसे उदाहरण के द्वारा समझाएं, उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने उच्छ्वास। उदाहरण क्या लिखा हुआ है, उच्छ्वास। अब बोलो इस उच्छ्वास में च के बाद में छ आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। दोनों आधे भी आ सकते हैं, लेकिन दोनों पूरे कभी भी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। छ में छ भी आधा आ सकता है, छ भी आधा आ सकता है। जैसे आपके सामने शब्द लिखा हुआ है, इसमें छ भी आधा है और छ भी आधा है। देख लो, छ भी आधा है और छ के नीचे भी हलंत लगी हुई है, लेकिन दोनों पूरे कभी नहीं आएंगे, दोनों पूरे कभी नहीं आएंगे, छ ही केवल आधा आएगा। कुछ स्थितियों में दोनों आधे आ सकते हैं, लेकिन दोनों पूरे कभी
नहीं आएंगे। अब इसका आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। कैसे करें? अरे भाई छ के बाद में छ आ रहा है, तो ये वाली स्थिति है आपके सामने। छ को किस में बदलोगे, तय में, और छ को किस में बदलोगे, तालव्य स में। बदल दो, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा, तो देखो छ है वो किस में बदलेगा, ये वाला जो छ है वो तय में बदलेगा, ये वाला जो छ है वो स में बदलेगा, आधा है तो आधे में ही बदलेगा। करो, संधि विच्छेद करेंगे। उत धन छ किस में बदल जाएगा, स में। उत धन श्वास, पहले ये उच्छ्वास लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही संधि विच्छेद किया उत धन श्वास हो गया, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब नियम को देखो, तय के बाद में स, देखो तय के बाद में स, तो तय को च का आदेश, तय को च का आदेश और स को छ का आदेश हो रहा है। और उदाहरण देखना चाहें तो और उदाहरण देख लें। आपके सामने लिखा हुआ है उत्श्रंखल, क्या लिखा हुआ है, उत्श्रंखल। अब यहां देखो छ के बाद में छ आ रहा है, आ रहा है, तो देखो ये जो छ है उसको किसका आदेश करोगे, तय का, छ को किसका आदेश करोगे, स का। करो, ऊ के स्थान पे ऊ, छ तय में बदल गया, धन चिन्ह लगा दो, धन चिन्ह लगा दिया। छ है वो किस में बदल गया, स में, ऋषि वाले रे की मात्रा, ऊपर अनुस्वार और आगे खल ऐसा कैसा आ गया, ये लो जी। अब ये इस उदाहरण में क्या होता है कि जो उत धन श्रृंखल बना है, ये श्रृंखल इस रूप में लिखा हुआ किसी ऑप्शन में नहीं होता है, इस रूप में लिखा हुआ किसी ऑप्शन में नहीं मिलता है। तो सर किस ऑप्शन क्या लिखा हुआ मिलेगा, इसका लिखा हुआ मिलेगा उत धन श्रृंखल, ये मिलेगा। और ये सही है, क्यों, अरे मैं भाई श्रेय जो होता है, इस श्रेय के आप टुकड़े करते हैं तो स धन रे टुकड़े होते हैं या नहीं होते हैं। स इसमें आधा होता है, रे इसमें क्या होता है, पूरा होता है। टुकड़े हो गए इसके, अब टुकड़े हो गए, लेकिन अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें तो ये आ रहा है, री आ रहा है। अरे भाई रे था तो ये लगाया था अपन ने, अब रे इसमें है नहीं, रे नहीं है तो इसमें यही करेंगे। अब रे के स्थान पे क्या आ गया, ऋषि वाला री आ गया, ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार लगा दिया, और आगे जो लिखा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, बन गया श्रृंखल। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखें, उत्श्रंखल का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, उत्धन श्रृंखल। अब इसके बाद में मित्रों, ये जो च वर्ण है इससे संबंधित एक और नियम है, व्यंजन संधि में च छ से संबंधित एक नियम और आता है। अब वो नियम क्या है, देखो वो नियम क्या कहता है, उसमें भी स्थिति यही होगी, च छ वाली ही, उस स्थिति क्या होगी, च छ वाली होगी। मैं आपको बता रहा हूं अगले नियम की स्थिति, क्योंकि दोनों नियम समान हैं, दोनों को तुलना करते हुए पढ़ेंगे, दोनों में आदेश अलग अलग होता है लेकिन स्थिति समान है। जैसे इस नियम में मैंने आपको बताया कि च के बाद में छ आना चाहिए, तो इससे अगला जो नियम है उसमें भी च के बाद में छ आता है। अब ये दोनों तो समान हो गए, कौन सा नियम लगाएं, ये वाला नियम लगाएं या जो आगे बताओगे वो नियम लगाएं। तो इसकी पहचान कैसे करें उसको देखेंगे अब अपन। देखो दो नियम इन च छ से संबंधित है, दो नियम च छ से संबंधित हैं। एक नियम में तो क्या होता है, देखो एक नियम में तो
एक जो नियम है उसमें तो इस च को तय का आदेश होता है और छ को स आदेश होता है। ये तो नियम अपन ने पढ़ लिया। अब जो अगला नियम आ रहा है, दोनों की जो अपन तुलना कर रहे हैं, तुलना विधि के द्वारा आपको इस नियम का ज्ञान दिया जा रहा है। व्याकरण शिक्षण की आगमन निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। उस आगमन निगमन विधि के साथ साथ में तुलना विधि को भी अपनाया जा रहा है ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। इसमें तो ये वाली स्थिति बन गई, ये वाली स्थिति बन गई। अब जब दूसरे नियम में ये स्थिति है तो वहां केवल जो च है उसी को तय का आदेश होता है, बाकी अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां छ में भी परिवर्तन हो रहा था, स में बदल रहा था। यहां छ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या तो गड़बड़ होगी। संधि विच्छेद दियड़ो छ जना तो समझ में आ जाएगी, लेकिन मूल शब्द में कैसे पहचाने? मूल शब्द में देखो कैसे पहचानेंगे। एक तो आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे एक उदाहरण तो है आपके सामने तरु छाया, और एक उदाहरण आपके सामने है जैसे सचिल। देखो एक तो उदाहरण है ये वाला, एक उदाहरण तो कौन सा है? सचिल। और एक उदाहरण जो आपके सामने है वो है तरु छाया। देखो दो उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे, दो उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे। अब दोनों में स्थिति समान आ रही है। गुरुजी ई में भी च के बाद में छ छ और बी में भी च के बाद में छ छ। अब कैसे पता लगे कि इस छ में तो परिवर्तन होगा, उस छ में परिवर्तन नहीं होगा? देखो कैसे पता लगे, आप खुद देखो, दिमाग लगाओ एक बार कि यदि इस उदाहरण में मैं इसका संधि विच्छेद सत प्लस छील करता हूं और इसका भी संधि विच्छेद तरु धन छाया करता हूं, तरु धन छाया। मित्रों एक बार थोड़ा सा इसको करेक्शन कर रहा हूं, यहां ध्यान दें। ये दूसरा जो है इसमें च के स्थान पर धन चिन्ह का आगम होता है, तय का आदेश नहीं होता है। अब देखो इसमें दोनों उदाहरणों में एक का हो गया तरु धन छाया, एक का हो गया सत धन छील। अब यहां दोनों में देखो, एक तो ये उदाहरण आपके सामने है, एक ये उदाहरण आपके सामने है। इन दोनों का अपन ने संधि विच्छेद, भाई अगर उसके अनुसार, उस नियम के अनुसार इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उस नियम के अनुसार इसका संधि विच्छेद स प्लस छील होगा और इसका तरु प्लस छाया होगा। अब इस नियम के अनुसार दोनों का संधि विच्छेद करते हैं और इस नियम के अनुसार करेंगे तो सत धन सील, और इधर जो होगा वो होगा तरुत, तरुत धन साया, तरुत धन साया। अब अंतर देखो दोनों में कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। अरे तरुत छाया, तरुत छाया क्या होती है? वृक्ष की जो, पेड़ की जो छाया होती है उसको तरुत छाया बोलते हैं। लेकिन इधर जो है इसमें सील सत्य बन रहा है, सील बन रहा है, तो ये सील शुद्ध है। इधर जो तरुत बना है, साया बना है, ये शुद्ध नहीं है। तो इन दोनों नियमों में संधि विच्छेद करने के बाद में आपको देखना पड़ेगा कि किस नियम के अनुसार शुद्ध बन रहा है, किस नियम के अनुसार अशुद्ध बन रहा है। ये आपको इसमें पहचानना पड़ेगा। थोड़ा इसमें दिक्कत होती है इस नियम में, तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा मित्रों। देखो अपन वो नियम पढ़ रहे हैं, ये नियम अपन ने पढ़ लिया है।
तो अगला जो नियम है अपना वो छ से संबंधित ही है, लेकिन स्थिति क्या होगी उसमें? स्थिति होगी, देखो अभी तक जितने उदाहरण अपन ने पढ़े हैं उनमें प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो हलंत वाला आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा? कोई भी स्वर, धन चिन्ह छह वर्ण, धन चिन्ह छह वर्ण। तो संधि करते समय धन चिन्ह जो है इसके स्थान पे च का आगम होगा, च का आगम। ये है, देखो भाई संधि विच्छेद किए, मैंने बार बार कहा कि संधि विच्छेद किए हुए शब्दों पर ही संधि के नियम लागू होते हैं, संधि युक्त शब्दों पर संधि के नियम लागू नहीं होते हैं। ये तो मैं आपको एक पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे पहचाने कि संधि युक्त शब्द आ जाए, तो आपको पता कैसे लगे कि हाँ इसमें संधि है, इसका संधि विच्छेद हो सकता है। वरना संधि युक्त शब्द के ऊपर संधि का कोई नियम लागू नहीं होता है। संधि के जितने भी नियम हैं ये संधि विच्छेद किए हुए शब्दों पर ही लागू होंगे, मूल शब्दों के ऊपर संधि के नियम लागू नहीं होते। भाई संधि क्या है? दो वर्णों का मेल। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल है। तो जब मूल शब्द के ऊपर संधि युक्त शब्द के ऊपर नियम लागू हो जाएगा तो संधि की परिभाषा ही गलत हो जाएगी। फिर तो वहां एक पद को अलग अलग दो भागों में बांटा जा रहा है, एक वर्ण को अलग अलग दो भागों में बांटा जा रहा है, तो वो थोड़ी होती है संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा तो वर्णों का मेल होती है। अब जब वर्णों का मेल संधि की परिभाषा होती है तो संधि के जो नियम है वो किस पे लागू होंगे? संधि विच्छेद किए हुए शब्दों पर ही लागू होंगे, संधि युक्त शब्दों पर लागू नहीं होंगे। अब इसमें क्या होगा? जैसे अभी आपके सामने मैंने उदाहरण लिखा था तरुधन छाया। देखो नियम को, कोई भी स्वर, बोलो यहां हलंत आ रही है क्या? नहीं आ रही हलंत, स्वर वर्ण आ रहा है। अभी तक जितने नियम पढ़े हैं उनमें प्रथम पद के अंतिम वर्ण के नीचे हलंत आ रही है। एक यही नियम ऐसा है कि जिसमें हलंत का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी नियमों में हलंत का प्रयोग हुआ है, इसमें हलंत का प्रयोग नहीं हुआ। इसका मतलब यही नियम लागू हो रहा है। देखो कोई भी स्वर उसके बाद में छह वर्ण, तो धन चिन्ह के स्थान पे किसका आगम होगा? च का आगम होगा। तो यहां कुछ नहीं करना, यहां आपको केवल इतना करना है कि जो धन चिन्ह है उसके स्थान पे च का आगम कर दो, और वो भी हलंत वाला, और शब्द आपके सामने बन जाएगा। ये बन गया। जैसे शिव धन छाया, बोलो स्वर आ रहा है, यहां छह वर्ण आ रहा है, किसका आगम होगा? च का आगम हो जाएगा। क्या बन जाएगा? शिव छाया। शिव छाया च वर्ण की जो आवृत्ति है वो भी होगी यहां। जैसे और उदाहरण देखें तो और उदाहरण अपने सामने है, जैसे अपने सामने लिखा हुआ है, कैसा भी उदाहरण आ जाए चाहे, यानी लेकिन च के बाद में छ आना चाहिए। अब यहां आपकी दिक्कत ये होगी कि दो नियमों में आ गया ये, एक नियम में तो छ में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस नियम में इससे पहले वाला जो नियम अपन ने पढ़ा है उसमें तो छह वर्ण भी तालव्य स में बदल रहा है, लेकिन इस नियम में जो छ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे विच्छेद, क्या लिखा हुआ है? विच्छेद लिखा हुआ है। अगर आप इससे पहले वाले नियम के अनुसार इसका संधि विच्छेद करते हैं, इससे पहले वाला जो नियम था, आज का जो पहला नियम था उसके अनुसार यदि आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा रे? वित्त धन सेद। वित्त धन सेद। सेद क्या होता है? छेद तो होता है, सेद नहीं होता। इसका मतलब ये शब्द जो है, यानी इसका संधि विच्छेद जो किया वो क्या बन गया? अशुद्ध। अब आपके सामने इसी नियम की प्रायिकता बची कि अपन को क्या करना है? वी करना है, च के स्थान पे धन चिन्ह रखना है और क्या बना देना है? वी प्लस, यानी वी धन छेद बना देना है। संधि विच्छेद हो गया विच्छेद।
इसके अलावा और उदाहरण ले, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है स्वच्छंद, लिखा हुआ है, बोलो च के बाद में छ आ रहा है। अगर आप इसे पहले वाले नियम के अनुसार इसका संधि विच्छेद करते हैं तो स्वतः, बोलो तय, स्वतः बनेगा और आगे क्या बनेगा, सहमे संध। अब स्वच्छंद संध अशुद्ध बन गया ना, इसका मतलब इसका जो संधि विच्छेद होगा वो इसी के अनुसार होगा और क्या बन जाएगा, स्वधन छंद। और उदाहरण देखें तो और उदाहरण आपके सामने है, जैसे परिच्छेद, परिच्छेद, जैसे आपके सामने परिच्छेद आया, आपके दिमाग में आया कि सर ने परिच्छेद छ से संबंधित दो नियम बताए। अब आपके दिमाग में ये स्थिति बैठ गई कि कौन सा नियम लगाएं। दो नियम है, एक तो है कि च को तय का आदेश होगा और छतरी वाला जो छ है उसको तालव्य स का आदेश होगा। एक है तय को, वहां तय तो आएगा नहीं, च आएगा, तो च जो है उसके स्थान पे धन चिन्ह आएगा, बाकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोलो यही दो नियम आएंगे आपके दिमाग में। भाई आपके दिमाग में दो नियम आएंगे कि एक में तो च को तय का आदेश होगा, छ को तालव्य स का आदेश होगा। एक स्थिति आपके दिमाग में आएगी कि केवल धन चिन्ह का आगम होगा। अब कौन सी स्थिति लगाएं, धन चिन्ह के स्थान पे च वाली स्थिति लगाएं या तय, च के स्थान पे तय आ रहा है वो स्थिति लगाएं। अब आप इसमें परित करो, च को एक बार तय में बदल कर देखो, परित धन छेद। अब परित नहीं होता है, परि उपसर्ग होता है, तो परि अपने आप में शुद्ध है, परित शुद्ध नहीं है, इसका मतलब उस नियम के अनुसार शुद्ध नहीं बना। अब आपके सामने केवल एक ही प्रायिकता है, कौन सी, कि जो च दे रखा है उसके स्थान पे धन चिन्ह ले आओ, यानी जो च दे रखा है उसके स्थान पे क्या ले आओ, धन चिन्ह ले आओ। तो धन चिन्ह ले आएंगे और ये क्या हो जाएगा, परिधन छेद। बोलो संधि विच्छेद हुआ या नहीं हुआ, परिधन छेद। तो मित्रों इस प्रकार से इन दोनों नियमों में आपको तुलना करनी है कि किस नियम के अनुसार शुद्ध बन रहा है और किस नियम के अनुसार अशुद्ध बन रहा है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।